Hello everyone, welcome to your Evergreen series. And in this video, we are going to complete the rise of nationalism in Europe in one shot. This is your master teacher Varsha and you will be studying history with me on this channel. So welcome to the class everyone and हम लोग one shot करने वाले हैं ये video. So let's just get started with the video without wasting any time. Now just imagine एक ऐसे सिचुएशन जो हम क्लास 9 में छोड़ के आए थे. क्लास 9 में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो देखा था that French revolution was happening and a lot of changes were brought about by the people in the country, and now people were actually happy. People were actually happy now that their freedom is there, they can enjoy their life, they can do whatever they want. बट क्या सच में ऐसा हो रहा था? आइए इस चैप्टर में जानते हैं. देखो, अगर मैंने आपको बोला कि जब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन, एनीबडी हु रिमेंबर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन डेट, एनीबडी इन आवर क्लास हु रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड व्हेन? आपको कोई कुछ याद है क्या कब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन? नहीं याद है तो देखो एक ट्रिक है उसको याद करने की, एंड दैट इज 1789. 1789 फ्रेंच फ्राइज अगर कोई खा ले, इसको बहुत भूख लगी होगी, राइट? सो जब ये हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने पीक पर था, तो वी रियलाइज दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि अब लोगों को चाहिए होगी. लोगों को अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए, लोगों को अपनी लाइफ बढ़िया से जीने के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहिए होंगी. एंड दे रियलाइज्ड कि हमारा जो कॉमन आइडेंटिटी है, यानी कि जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, जैसे भी हम रहते हैं, हमारी एक शेयर्ड हिस्ट्री है और हम लोग एक स्ट्रगल में भी सेम ही चीजों को चाहते हैं कि हमें भाई नहीं पसंद आ रहा राजा, सो नाउ वी वांट अ नेशन. आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पीपल रियलाइज कि हाँ, रेवोल्यूशन तो होता रहेगा, लेकिन अब हमें हमारा एक पूरा देश बना के दे दो, हम आराम से रहेंगे, अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, बहुत बढ़िया से एंजॉय करेंगे, राइट? अब ये सारी चीजें होती हैं क्या? एकदम हो जाती हैं क्या? इनको टाइम लगता है? सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. सबसे पहले देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का. समझ में आ रहा है या नहीं? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमें समझ में आया था कि देखो, हमारा जो दुश्मन है दैट इज सेम ओनली ना, वो तो कोई अलग अलग दुश्मन नहीं है. हमारा दुश्मन तो कौन है? हमारा दुश्मन तो नोबल्स, क्लर्जी, यही सब लोग हैं. ये सब लोग चले जाएंगे तो नेशनलिज्म आएगा. हेंस फ्रेंच रेवोल्यूशन इज कंसीडर्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. कि एक्चुअली में लोगों को रियलाइज हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें क्या दिया? Nationalism. And what is nationalism? The love for our country, the love for our people, and everything that is happening around us, right? तो ये सारी चीजें. Sovereignty was transferred from a monarchy to body of French citizens, which we've already done in class 9. कि जो sovereignty थी, that was transferred from the monarchy to body of French citizens. कि अब लोग अपने हाथ में सारी पावर लेना चाहते थे. दे डू नॉट वांटेड एनी लुइस 16, लुइस 17, वो मैरी एंटोनिएट, रोबेस्पियर, कुछ भी नहीं चाहते थे. ऑल दे वांटेड वाज व्हाट? ऑल दे वांटेड वाज कि सारी पावर फ्रेंच सिटीजन्स के पास ही हो. अब फ्रेंच सिटीजन के पास कैसे सारी चीजें आएंगी, कैसे ये नेशन बनेगा, वो जिम्मेदारी संभालने के लिए आने वाले थे कहानी में कुछ हमारे नामी गिरामी लोग, और उनको कहते हैं रेवोल्यूशनरीज. Now, what do we mean by revolutionaries? Actually, कभी सोचा revolutionary क्या होता है? देखो, revolutionary वो लोग होते हैं जो चेंज चाहते हैं. हिंदी में अगर आपने जाना हो, समझा हो, क्रांति सुना है ना, क्रांति हो, कोई क्रांति ऐसे हो रही. ये जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन को करने वाले लोग रेवोल्यूशनरी होते हैं. कि क्या रेवोल्यूशनरी चीज करी, सीबीएसई ने 2 बोर्ड्स करने वाला है, हम तो बच जाएंगे क्या? क्या हमारे ही सर पे अंडा फोड़ा जाएगा? देखते हैं, हमें भी नहीं पता है. नाउ दीज रेवोल्यूशनरीज वांटेड चेंज. बट ये जो रेवोल्यूशनरी होता है ना, इनको पता है कैसा चेंज पसंद होता है? कि तुम हर रोज 10 बजे सो के उठ रहे हो. ये रेवोल्यूशनरी होते हैं मम्मियों की तरह, राइट? हम हर रोज 10 बजे हम समर वेकेशन में एंजॉय ना करें क्या? और एकदम से आपके स्कूल खुल जाए और आपको मम्मी सुबह 5 बजे उठा दे, तो आपको क्या पता चलेगा? इतना बड़ा सडन चेंज. यस, सो दीज रेवोल्यूशनरीज वर वेरी रैडिकल. एंड बाय रैडिकल वी मींस कि दे वांटेड वेरी फास्ट चेंज, दे वांटेड सडन चेंज. कि आज तुम 10 बजे से उठ रहे हो, कल से तुम 5 बजे से उठना. तो आपको लगेगा यार 5-10 बजे से 9 बजे बोल दो, 8 बजे बोल दो, 5 बजे सुबह सुबह कौन ही उठेगा, है ना? पूरा आलस आ जाएगा. बट एनीवेज, so these were the revolutionaries who actually
shaped the history of Europe. They actually paved the way for nationalism, and that is how we have to study them. तो इन रेवोल्यूशनरीज को ब्लेम करें क्या? नहीं यार, इनकी वजह से हम अच्छे से रहते हैं, इनकी वजह से हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ चीजें बोली, वो आपको याद रखनी है। इन्होंने बोला देखो हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि हम जो जिस जमीन पर रहते हैं ना, हमारे पिताजी का घर है। हमारे इंडिया में तो माता जी का घर कहते हैं ना, भारत माता की जय। बट हमारा मिटर्निटी से ज्यादा रिलेशन है ना। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम दे वर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ना, फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। सो दे सेड हमारा फादरलैंड, एंड फादरलैंड को इन फ्रेंच लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ला पात्रे। Remember this very clearly. This might be coming in your exam, so I'm not sure. Okay, ये आपके यूनिट टेस्ट फलाना टेस्ट में आ सकता है। सो रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। ठीक है, ये दो चीजें हैं। और हम लोग सिटीजन्स हैं, हम लोग क्या है, लेट सिटीजन है। हम लोग जो अपने जमीन पर रह रहे हैं, यानी कि हमारा घर है, हमारे पिताजी का, हमारे फादर का घर है, और यहाँ पर हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, है ना, चिल होके एकदम। ये नहीं कि वी हैव टू यू नो कोट पैंट पहन के टाई वाला आके, चिल है गाइस, चिल। आप मस्त एकदम अपने लॉन्च पैंट से बढ़िया से चिल कर रहे हो, मैगी खा रहे हो, है ना, मजा आ रहा है। तो ये लोग भी वही चाहते थे कि हमें ना एकदम से राजा आया, हम उसको सल्यूट कर रहे हैं, साहब नमस्ते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी जस्ट हैव टू बी लाइक ओके, हाँ ठीक है, कोई बड़ा आदमी नहीं जा रहा है, हम सब बराबर है, ऑल आर इक्वल ओनली। सो दिस इज ऑल दे वांटेड। दे आल्सो वांटेड देयर फ्रेंच फ्लैग इंस्टेड ऑफ अ फॉर्मल रॉयल फ्लैग। इनको अपना क्या चाहिए था? इनको अपना अलग से फ्रेंच फ्लैग चाहिए था, रॉयल फ्लैग, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? राजा की पावर रिप्रेजेंट करता। ना, दे डोंट वांटेड एनी राजा पाजा। ठीक है, दे अबॉलिश इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस मैम? अब होता ये था पूरे के पूरे, देखो कहानी एक्चुअली ऐसी है कि जैसा आजकल यूरोप दिखता है, कंट्रीज दिखती हैं, स्टेट दिखते, पहले ऐसा नहीं था ना। जो भी राजा ज्यादा पावरफुल होता था, जैसे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैंने जो है रिया को बोला, ये रिया इधर आओ, और ये जमीन भी तुम मुझे दे दो। मैंने यहाँ पर ऋतिका को पकड़ा, मैंने कहा ऋतिका जल्दी करो फटाफट, ये गौरव को पकड़ा, अपना ये मुझे दो। सो आई हैव पावर। या फिर मैंने उनको जो है अपनी पावर दिखाकर उनसे उनकी जमीन जो है ना जीत ली, मैं राजा हूँ, मैंने सबका। ऐसे होता था पहले। देयर वाज नॉट डिफाइंड टेरिटरी की कौन किसका है। अब इंडिया में तो नहीं आ सकते ना लोग कि अरे आज हम जा रहे हैं अटैक करने, नहीं भाई, हम भी मिसाइल छोड़ देंगे, फिर हम कम थोड़े तुमसे। तो पहले ऐसा नहीं होता था, और उसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटीज पे करने पड़ते थे। यानी कि अगर मुझे रिया के बाउंड्री में जाना है तो आई हैव टू पे हर अ लॉट्स ऑफ अमाउंट, पूरा बोरा भर के लेके जाना था पैसों का। देन रिया विल बी हैप्पी कि अरे वाह मैम तो पैसा लेके आई है, मजा ही आ जाएगा, है ना। तो फिर वो जो है अब ये हटाने वाले थे, तो राजा को तो बुरा लगेगा ना कि अरे ऐसे कैसे रेवोल्यूशनरी सब कुछ हटा देंगे। बहुत सारे जो है नए नए ओथ्स एंड बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजिकल और एकदम देश प्रेम वाली सारी चीजें, लोग देश प्रेम देशभक्ति के नाम पर गाने गाने लगते हैं, प्लेजेस लेने लगते हैं, है ना। जैसे हम लेते हैं ना स्कूल में, ऑल ब्रदर्स आर माई सिस्टर एंड ब्रदर्स, बस इतना ही मुझे आता है, इंडिया इज माई कंट्री एंड आई लव माई इंडिया। अभी तो भूल गए भाई, बहुत पुराने जमाना हो गया। देन ये जिम्मेदारी कौन लेता है, विच वी ऑलरेडी रन इन क्लास 9, छोटू सा इंट्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, जिसको हम स्टेट जनरल कहते हैं, ये सेंट्रलाइज करेगी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूरा देश को संभालना है, क्या क्या संभालेगा, क्या यूनिफॉर्म वेट्स होंगे, मेजर्स होंगे, रीजनल डायलेक्ट्स और डिस्करेज हो रहा है कुछ, कि कोई भी जगह पर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को ज्यादा महत्व ना दिया जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाए। हम फ्रेंच लैंग्वेज को ही ज्यादा लेके चलेंगे, हम जो डोमिनेंस में सारी चीजें हैं या सबको बराबर लेके चलेंगे, कोई रीजन को बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीजें डिस्करेज की गई और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज भी बनाया गया। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन इन अब कहानी बड़ी बढ़िया है मैम, ठीक है, नेशन बना देते, बढ़िया मजा आता। बट यहाँ पर एक ये था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब पैदा हुआ था, तब से उसका सपना था, जब वो पैदा हुआ था, कि मैं पूरे यूरोप पर राज करना चाहता हूँ। वो बचपन से इसे थॉट के साथ पैदा हुआ था। आई डोंट नो इफ यू आल्सो हैव सच थॉट कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। आई वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ ऑल टाइम। वी ऑल हैव ड्रीम्स, एंड सच ड्रीम वाज फॉलोड बाय नेपोलियन आल्सो। नेपोलियन को फ्रांस में नहीं जो है कंट्रोल करना था, नेपोलियन बोनापार्टे को सिर्फ जर्मनी पर कंट्रोल नहीं करना था, बल्कि पूरे यूरोप पर वो कंट्रोल करना चाहता था। और अगर पूरे यूरोप पर कंट्रोल करेगा तो कैन वी से नेपोलियन वर्सेस द यूरोपियन नेशन, भाई सारे राजा उसको मार डालेंगे, गिरा डालेंगे। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्टे ने हिटलर की तरह, जो हम पढ़ते हैं क्लास 9 में, सारी की सारी आर्मी अपनी इकट्ठी कर ली और धीरे धीरे फ्रांस पर कंट्रोल करने लग गया। बाकी नेशंस पर भी कंट्रोल करेगा, बट उसका फर्स्ट टारगेट वाज मेजरली फ्रांस। अब वहां पर वो लेके आता है एक सिविल कोड।
जब नेपोलियन बोनापार्टे दिखाता है कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो डायरेक्टरी थी वो संभाल नहीं पा रही थी चीजों को, 5 लोग थे, वो कभी अपना ओपिनियन नहीं रख पाते थे, ऐसे में नेपोलियन बोनापार्टे था, बोलता मैं संभालूंगा सब कुछ, और जब मैं संभालूंगा तो मैं अपने कोड के हिसाब से, देयर इज अ सर्टेन कोड दैट यू हैव टू फॉलो। अब इसमें देखो तुम लोग स्कूल जाते हो, देयर इज अ सर्टेन यूनिफॉर्म, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे सामने वाले स्कूल में तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के चले जाओगे, उनकी यूनिफॉर्म अलग हो सकती है ना, तो वैसा तो है नहीं कि तुम कहीं भी चले जाओ। तो ऐसे अपना कोड लेके आया था नेपोलियन, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्या लिखा हुआ था। तो इसने हटाया फ्यूडल सिस्टम। नाउ यू नो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम एक हायरार्की बेस्ड सिस्टम होता है जहां पर सबसे ऊपर क्लर्जी, देन नोबल्स एंड पेजेंट्स, ये एक दूसरे को एक दूसरे के लिए काम करते थे फ्री में। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट जस्ट रिमेंबर कि जब लोगों के लिए जो ज्यादा मेजोरिटी ऑफ लोग थे वो किसी के लिए काम करते थे, तो दैट वाज मोर लाइक फ्यूडल सिस्टम। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इसने इंप्रूव करी, बहुत बढ़िया। इसने एक नेशनल करेंसी भी लेके आया। इसने क्वालिटी बिफोर लॉ एंड नो प्रिविलेजेस बाय बर्थ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसने जो भी वेट्स एंड मेजर्स थे उनको भी स्टैंडर्डाइज किया। व्हाट डू वी मीन बाय एक्चुअली दिस, कि पहले क्या होता था ना कि आपका जो 1 मीटर है, मेरा वो 2 मीटर है, जो मेरा 2 मीटर है वो आपका 3 मीटर है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती थी, जिसके वजह से बहुत ज्यादा मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती थी। आप अपने वेट बार को 1 kg कह रहे हो, वो मेरे में 1.8 kg आ रहा है, बिकॉज उसी हिसाब से मैंने उसको सेट किया। दैट बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। 5-5 मीटर बाद, 5-5 किलोमीटर बाद अगर ये डायमीटर चेंज हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन इसने सब कुछ सेम कर दिया था। इसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया, और जो भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे, गिल्ड्स वर द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन ट्रेड, ये सारे चीजें इसने रिमूव कर दी। अब आपको लगेगा लोगों ने कैसे रिएक्ट करा। Obviously, initially countries like Holland, Switzerland, etc. welcome French armies as harbinger of liberty. जो भी ये नेपोलियन बोनापार्टे के लिए काम करते थे, शुरू शुरू में कुछ लोगों को लगा कि बहुत अच्छा है ये तो, देश सुधर जाएगा, we'll all be happy and we'll be doing great in our life, बड़ा मजा आएगा। बट इनिशियल एंथुसियाज्म जो था वो जल्दी हॉस्टैलिटी में बदल गया। मतलब क्यों, कुछ तो बता दो क्या हुआ होगा। देखो, अब इतनी सारी अच्छी चीजें करने के लिए लोगों को कुछ करना तो पड़ेगा। एक तो लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा, बिकॉज इतनी बड़ी आर्मी नेपोलियन मेंटेन कर रहा था, फ्री में तो होगी भी नहीं। खुद सोचो ना, तुमको अपनी आर्मी बनानी है, कोई भी बना सकता है अपनी आर्मी, लाइक बीटीएस आर्मी इज देयर, सो ऐसे कोई भी अपनी आर्मी बना सकता है ना, पैसों से बनाई जा सकती है डेफिनेटली। आई हैव इमेजिन आई हैव 1 करोड़ इन माई अकाउंट, और मैंने उनमें से 20 lakhs जो है वो बजट बनाया कि मुझे ऐसे ना, जब मैं चलूँ तो मेरे चारों तरफ बाउंसर चले। तो बाउंसर फ्री में तो नहीं चलेंगे ना कि अरे चल लेते हैं, कुछ बात नहीं, सोशल वर्क कर लेते हैं। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। दे वांट मनी, एवरीबडी वांट्स मनी, है ना। तुम लोग भी तो पढ़ रहे हो इसीलिए कि तुम्हें पैसा कमाना है। सिंपल है ना लाइफ, है ना, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बट एनीवेज, तो ये जो था इंक्रीज टैक्सेशन का मतलब है कि लोगों से पैसा चाहिए रहेगा, लोगों से पैसा लेने पड़ेगा, तो लोग बुला रहे हम क्यों दे पैसा, हमें तो कुछ मजा भी नहीं आ रहा है ऐसा, हम तो पैसा नहीं देंगे, तो लोग बोले हम कल से पैसा नहीं देंगे। भाड़ में रहो नेपोलियन तुम। बहुत ज्यादा सेंसरशिप लगाने लगा था नेपोलियन। एक आ जाता है ना कि अब मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरे मुंह पे बोल के दिखाओ, तुम्हें अभी सेंसर कर देंगे, बोल के दिखाओ तुम, अभी तुम्हें जेल के पीछे डलवा दे। पावर आ जाती है ना इंसान के, उसको गलत यूज भी करते हैं उसका बहुत बार। बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी जो है, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, और फ्रेंच आर्मीज में लोगों को जबरदस्ती यू नो डाला जाता था, अरे चलो लड़ने, उनके पेरेंट्स जाने में नहीं देते थे तो उनको ले जाते थे, तो बड़ा बुरा लगता था लोगों को। ऑल दिस सीम्ड आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब ये जो हमने पढ़ा ना, ये जो हमें बहुत बढ़िया लग रहा था, ये इतना बेकार लगने लगा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। विच रीजंस? ये जो हमारा रीजन है, ये रीजन इतने बेकार थे कि अच्छी बातें भी हमें उनकी बुरी लगने लगी। यानी कि किसी ने आपके लिए कुछ 10 चीज अच्छी करी, लेकिन एक चीज खराब कर दे तो दिल को बुरा तो लगता है ना, और दिल तो भाई बड़ा ही बदतमीज है, वो तो खराब चीजें ज्यादा याद रखता है। दिमाग कहेगा देखो 5 चीजें अच्छी भी तो करी हैं, दिल बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम तो दिल से सोचते हैं। नाउ कम्स द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मैम अब क्या होगा नेपोलियन बोनापार्टे के साथ, क्या लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्या होगा, आइए इस कहानी में देखते हैं। देखो, अगर हम देखें तो पहले तो ये समझ लो, जो हमारा नेशनलिज्म है वो एरिस्टोक्रेसी और एक मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी। जब नेपोलियन ये सारी चीजें लेके आया ना, तो बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन परस्यू करी, बहुत सारे लोगों के पास ट्रेड के राइट्स हो गए, तो दे अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी, एंड विद दैट मनी दे वर स्टार्टिंग। वो जो पैसा कमा रहे थे, अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, और जब वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, तो उन बच्चों को
अंडरस्टैंडिंग हो रहे थे सोसाइटी का. नाउ यू आर स्टडिंग इन योर स्कूल्स, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर यू, यू अंडरस्टैंड सोसाइटी, यू अंडरस्टैंड सो मच यू नो अबाउट आवर वर्ल्ड, अबाउट अ सोसाइटी. सो अब लोग पढ़ रहे थे, और पढ़ने से और पैसे कमाने से भाई साहब दिमाग के दरवाजे लोगों के खुल रहे थे. एंड दे वर यू नो लुकिंग फॉर चेंज, डेफिनेटली दे वर लुकिंग फॉर चेंज. तो देखो एरिस्टोक्रेट और पेजेंट्स क्या होता है ये समझ लो. पेशेंट्स तो आपको पता ही है, जो भाई खेती करते हैं उनके पास अपना जमीन नहीं भी होता है, और ज्यादातर होता भी होगा तो बहुत कम होता है. तो एरिस्टोक्रेट की पॉपुलेशन थी कम, लेकिन उनके पास पावर थी ज्यादा. पेशेंट्स ज्यादा थे, लाइक वी हैव डन दैट इन क्लास 9 की 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज द थर्ड एस्टेट ओनली. तो पेशेंट के पास ज्यादा होती थी जो है पॉपुलेशन, लेकिन पावर कम होती थी. सो अब चेंजेस होने लगेंगे. बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हो रहा था, लोग पैसा कमा रहे थे, नेपोलियन का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले है. तो नई कॉमर्शियल क्लास, एक नई सोशल क्लास निकल के आती है, जिसको हम वर्किंग क्लास कह सकते हैं, मिडिल क्लास कह सकते हैं. ये देखेगी बहुत ज्यादा चेंज. ये चाहते थे एरिस्टोक्रेट प्रिविलेजेस खत्म हो जाए. एरिस्टोक्रेट वो लोग होते थे बेसिकली, दोज वर द रिच ब्रैट्स ऑफ द सोसाइटी, एंड दे वर एंजॉयिंग सोसाइटी सो मच कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो कितना सफर कर रहा है, और जिसके वजह से तुम इतना एंजॉय कर रहे हो वो कितनी मेहनत करता है अगर तुम लोगों को एक कंफर्टेबल लाइफ देने में. सो पीपल वर एक्चुअली क्वेश्चनिंग दैट एंड बिकेम द फोर्स ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म. सो ये जो हमारी न्यू सोशल क्लास इमर्ज होती है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज बेसिकली यू नो there were a lot of industries that were emerging, and because of that a lot of money was flowing into the market, and when money was flowing people were actually getting rich, poor people were actually earning money, right? So that was the thing that was happening in Europe at that time. Now people wanted liberalism along with nationalism. अब लोगों को लिबरलिज्म भी चाहिए रहेगा. अब ये क्या चीजें हो रही आइए जानते हैं. लिबरलिज्म मिडिल क्लास के लिए क्या मतलब था. क्यों मांगोगे आप लिबरलिज्म कि अगर आप अभी 100 रुपए कमा रहे हो और सरकार पर कंट्रोल करके आप 1000 रुपए कमाओगे, तो आप सरकार पर कंट्रोल करना चाहोगे बिकॉज आप मेजोरिटी में हो. तो अब लोगों को चाहिए थे लिबरलिज्म. लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्री, यानी कि हमें फ्री कर दीजिए. जो भी रेस्ट्रिक्शंस आप हमारे ऊपर लगाते, वी डोंट वांट सच रेस्ट्रिक्शंस. फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. आप हमें कानून के सामने बराबर करो. ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर राजा का बेटा ही पढ़ाई करेगा. हम लोगों को भी एजुकेशन, ट्रेड, सब कुछ जो भी हम करना चाहते हैं वो हमें करना अलाउड करो. थोड़ा सा टर्म लिबरलिज्म से पॉलिटिकल लिबरलिज्म की तरफ भी जाएगा, क्योंकि लोग रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे. अब इनको गवर्नमेंट चाहिए इनके कंसेंट से, कि इनके हक से इनसे पूछ के गवर्नमेंट बनाई जाए. ऑटोक्रेसी को एंड करना चाहेंगे. व्हाट डू वी मीन बाय ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी इज बेसिकली व्हेन वन सिंगल पर्सन और कम्युनिटी होल्ड्स पावर, राइट. तो वो ऑटोक्रेसी होती है. ऑटो का मतलब ही होता है जो है आपका एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या कोई एक पर्टिकुलर फैमिली के पास जब पावर हो जाती है. सो अब लोग जो थे, जो मिडिल क्लास निकल के आ रही थी, उनको लिबरलिज्म का, पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी चाहिए था. उनको सरकार बनानी है तो हमसे पूछ के हम वोट देंगे. हम लोगों के लिए ऑटोक्रेसी हटाओ, जितने भी क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं वो हटाओ. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस. वी ऑल नो दैट हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी दैट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री एस्टेट्स. थ्री एस्टेट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. यहाँ पर हमारी क्लर्जी होती थी, यहाँ पर हमारी नोबिलिटी होती थी, एंड देन वी हैड पेजेंट्स, या फिर 90% जो हमारी पॉपुलेशन होती थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो यहीं पर होती थी. तो ये जो क्लर्जिकल प्रिविलेजेस है, जो नोबिलिटी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वो लोग चाहते थे कि खत्म हो जाए. कौन लोग. मिडिल क्लास. प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट नहीं होना चाहिए. लाइक हर एक जो आपका महल आपने बनाया हुआ है, वट एवर एंसेस्ट्री थिंग यू हैव, दैट शुड बी स्टॉप्ड. नो वोटिंग राइट फॉर वुमेन एंड मेन विदाउट प्रॉपर्टी. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल वो लोग क्या है, कोई भी वोटिंग राइट नहीं चाहते थे, कोई भी विमेन एंड मेन जिनके पास प्रॉपर्टी ना हो. दैट इज वे दे प्रोटेस्टेड थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. वो लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे. थोड़ा सा इकोनॉमिक लिबरलेशन भी देख लेते हैं. राजनीति वाला जो है, जहां पर गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी. इकोनॉमिक जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होंगी. हमें फ्रीडम ऑफ मार्केट दो, हम जो भी ट्रेड करना चाहे उस पर सरकार का कोई कंट्रोल ना हो, हमें टैक्सेस ज्यादा ना भरने पड़े, हमारा ज्यादा से ज्यादा बचत हो. होता ये था, मान लो कि आप मार्केट में कुछ भी चीज बेचने गए हो एंड इट इज वर्थ 100 रुपीज, राइट. उस 100 रुपीज में से मान लो 70 रुपीज अगर गवर्नमेंट ले ले, तो आपके पास क्या बचेगा. 30 रुपीज बचेंगे, है ना. 30 रुपीज बचेंगे, तो क्या आप उन 30 रुपीज से अपना बिजनेस चलाना चाहोगे. ऑब्वियसली नो.
आपने रॉ मटेरियल भी कहीं से खरीदा होगा, आपने सारी चीजें मैनेज करी होंगी, क्या तो आपको गुस्सा आएगा, आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे जो है टैक्स, ये सब फालतू के टैक्स जो आप डिस्टेंस डिस्टेंस पर टैक्स लेते हो सबको हटाओ। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हैड क्रिएटेड कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। ऐसे में नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक पूरा कॉन्फेडरेशन बना लिया था। 39 स्टेट्स का क्या मतलब है, देश थे एक छोटू छोटू से अलग अलग राजा, इसने पूरा कंबाइन कर दिया था पूरा का पूरा। ईच ऑफ विच हैड इट्स ओन करेंसी एंड वेइंग सिस्टम। वाह वाह वाह। इन 39 स्टेट में अपनी एक अलग करेंसी होती थी और अपना ही एक वेइंग सिस्टम होता था, और ये आगे आने वाले टाइम में कंट्री बनेंगे। सच में दे वाज लाइक वेरी स्मॉलू स्मॉलू सा। Custom barrier in each city hindered economic growth and exchange. Now imagine we have 28 states, right? गुजरात से राजस्थान जाने के लिए करेंसी चेंज करानी पड़ेगी, राजस्थान से दिल्ली आने के लिए करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने बोला था कि 100 किलो लेके आओगे, ये तो 100 नहीं है, हमारे तो स्केल में 50 किलो ही आ रहा है। तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, दूसरे को मारने कूटने पर उधर जाएंगे लोग, राइट? सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग एंड पीपल वांटेड चेंज। तो ऐसा चेंज आता है, एक क्लब बनाया जाता है, एक यूनियन बनाया जाता है, एंड दैट वाज वुल्वरीन, जिसको एक कस्टम यूनियन, कस्टम इज ऑब्वियसली सर्टेन टाइप ऑफ टैक्स दैट पीपल आर स्टिल पेइंग इन 21st सेंचुरी, राइट? ये इनिशिएटिव लिया था प्रशिया ने इन 1834। 1834 में इसका इनिशिएटिव लिया था प्रशिया ने। इसके फंक्शंस प्लीज आपने देख लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ एंड इट इज द मोस्ट रिपीटेड एज वेल। क्या फंक्शन थे वुल्वरीन के, किसके इनिशिएटिव पे लिया था, ईयर भी आपने देखना है। इसमें ये लेके आए करेंसी इन्होंने रिड्यूस कर दी, जो 30 करेंसी होती थी उसको 2 बना दिया, राइट? क्यों करेंसी को कम किया, कंफ्यूजन होती थी बहुत ज्यादा। टैरिफ बैरियर्स यानी कि जो कस्टम ड्यूटीज अभी लोग पे कर रहे थे उसको हटा दिया। फैसिलिटेटेड रेलवे मोबिलिटी फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड यूनिफिकेशन, रेलवे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज करी सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मोबिलिटी, पीपल कैन ट्रैवल फ्रॉम हियर एंड देयर एंड दे कैन अर्न देयर रिसोर्सेज, उनका अपना आराम से अपना दिन बनाए, अपना पैसा कमाए, मस्त मौजा रहे। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें समझ आ गई, मैं बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है चैप्टर में। बट अब जो है कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और वो होंगे सारे राजा। अब सारे जितने भी राजा राजा थे सारे पूरे यूरोप में, वो एक मीटिंग करता है एंड दे से कि ये लोग तो अब कुछ आजादी आजादी की डिमांड कर रहे हैं, क्यों ना हम कुछ करें, हमारे पास भी तो इतना सारा पैसा है, हमारे पास भी तो आर्मी है, क्यों ना हम अपनी आर्मी के साथ कुछ करने लग जाए। और फिर कहानी शुरू होती है कंजर्वेटिज्म। नाउ व्हाट वाज दिस कंजर्वेटिज्म, लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट दिस। देखो, कंजर्वेटिव एक ऐसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जो है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड फैमिली वैल्यूज को है, जो कि चर्च मोनार्की इन सब में ज्यादा मानते हैं, इन सब में ज्यादा मानते हैं कि नहीं राजा का बेटा है, राजा बनना चाहिए, चर्च हैज टू बी ऑन द टॉप। एंड उन्होंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी वो फिर किसी और की भी कभी नहीं सुनने वाले। ऐसी चीजों में बेसिकली दीज वर लाइक ओल्ड आइडियोलॉजी वाले लोग थे ये। ओल्ड भी चलो अच्छी होती है, लेकिन ये तो कुछ वाहियात ही बात करते थे, जहां पे नहीं दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा यू नो डेरोगेटरी फील कराते थे, उसको बहुत छोटा फील कराते थे, एंड दे वर एक्चुअली नॉट गुड। दिस दिस हम बोलते हैं ना, आपकी कैसी पुरानी सोच है, व्हाट अ कंजर्वेटिव थिंग यू आर सेइंग। सो यही वाले लोग बोलते थे, ऐसी पुरानी सी इनका ट्रेडिशनल इनकी सोच होती थी। They did not really propose to return to the pre-revolutionary days। अब ये बिल्कुल ये भी नहीं चाहते थे कि हाँ चलो एकदम पहले के जैसे ही कर दो, क्योंकि इनको पता था कि अगर बिल्कुल पहले के जैसा कर दिया तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग क्या है, आपकी मम्मी आपको 8 बजे उठाती है ना, चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, 8 बजे उठ जाना, समझ रहे हो? 8 बजे उठ जाना बेटा, ठीक है, हाँ बोलोगे, हाँ मम्मी बहुत अच्छा टाइम है, मैं उठ जाऊंगी, मजा आएगा, 8 बजे तो हम उठ ही सकते। देन एकदम से तुम्हारी मम्मी के दिमाग में कुछ रोमांटिक आइडिया आ जाए, नहीं इसको 8 बजे नहीं, कल से इसको जो है मैं 5 बजे उठाना शुरू करूँ, तो आप भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और आपकी मम्मी बोलेंगे नहीं ज्यादा हो जाएगा, एकदम 8 बजे से 5 बजे शिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि देखो हम आपको ना प्री रेवोल्यूशनरी डेज में तो नहीं लेके जाने वाले, जो फ्रांस में पहले होता था, है ना, जो राजा को पूरा फांसी पे चढ़ा दिया था, उससे भी पहले जो होता था, एकदम तुमको पूरा नीचे जमीन पर बैठ बैठ के चलना होता था, वो सब तो नहीं कराएंगे। क्योंकि हमने भी रियलाइज कर लिया है कि मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म अब आप लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है। सो अब हम अच्छा तो करेंगे आपके लिए, बट एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ द यूरोप के वे से करेंगे, यानी कि चलेगी तो मोनार्की की, लेकिन मोनार्की कैसे चलेगी आप लोग डिसाइड कर लेना। हम बोलेंगे
हाँ अच्छा तो लग रहा है सुनने, नहीं कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर ये लोग हो जाएंगे नेपोलियन के खिलाफ। जो नेपोलियन अभी तक कहानी का हीरो बना हुआ था और वो पूरे यूरोप पर जो है राज करना चाहता था, वहां पर अब कुछ देश उससे चीजें सीख के उसी कोई एक ट्रीटी में हरा के, एक वॉर में हरा के पूरे के पूरे फ्रांस पर यूरोप में दोबारा से राजाज का रूल आने वाला है, राइट। राजाज का रूल आने वाला है। और ये थी आपकी ट्रीटी ऑफ 1815। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस ट्रीटी कि ये लोगों ने एक टीम बनाई। कौन कौन थे इसमें? रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। सो देयर इज अ वेरी ओल्ड स्कूल थ्योरी दैट वी ऑल फॉलो एंड दैट इज ब्रा। ये जो चार ये एक आपका एब्रीविएशन है इसके लिए, यू कैन रिमेंबर दिस। आर फॉर रशिया, बी फॉर ब्रिटेन, ए फॉर ऑस्ट्रिया, पी फॉर प्रशिया। तो ये चार देश एक साथ हो जाते हैं एंड दे वांट कि देखो नेपोलियन बोनापार्टे ने जो सोसाइटी में किया है उसकी वजह से जो नए नए मिडिल क्लास निकल के आई, एक नई सोसाइटी बन गई है, हम वो सेम ही रखेंगे, लेकिन हमें नेपोलियन नहीं चाहिए अब कहानी में। सो यहाँ पर ये जो ट्रीटी थी होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। नाउ ड्यूक मेटरनिच इसको होस्ट कर रहा था इस ट्रीटी को। बेसिकली ट्रीटी होती है जब दो लोग बैठते हैं आमने सामने एंड दे एक्सेप्ट देयर डिफीट। एक कोई हार जाता है तो उसको अपनी हार माननी पड़ती है। जैसे आपके और आपके भाई की बहन की किसी की लड़ाई हो रही होती है और मम्मी पापा को पता चल जाता है ना, तो फिर होते दोनों की कुटाई। फिर बोलना पड़ता है एक दूसरे को सॉरी। और सॉरी बोलने में जो हमें बेइज्जती फील होती है वो तो दुनिया की किसी चीज से मैच नहीं करे जा सकते। सेम जब कोई दो लोग हार जाते हैं तो उनकी होती है ट्रीटी कि देखो हम ये तुमसे ले रहे हैं और अब से तुम निकलो यहां से। सेम चीज अब ये चार देश वर्सेस नेपोलियन बोनापार्टे। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। ब्राव वर्सेस नेपोलियन बोनापार्टे। अब इनके वर्सेस में कौन जीतेगा? ब्रा। एंड जब ये जीत जाएंगे, जब ये लड़ेंगे तो उसको कहेंगे बैटल ऑफ वाटरलू। रिमेंबर दिस, ओके। ये हमारा क्या है? बैटल ऑफ, एक बैटल होती है इनके बीच में, बैटल ऑफ वाटरलू में ब्राव जीत जाता है। और ब्राव जीत जाएगा तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली जो है ट्रीटी होगी, दोनों को बुलाया जाएगा और जो भी अब ये लोग बोलेंगे, यानी कि ये जो आपको कंट्रीज दिख रही हैं, अब ये जो भी बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। सो सोसाइटी में फिर से वापस से सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं। रिमेंबर दिस हैपेंड इन 1855 और तभी ये ट्रीटी भी होती है। इसको होस्ट कौन कर रहे थे? आपके ड्यूक मेटरनिच। रिमेंबर दिस गाय वेरी क्लियरली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, पीडीएफ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। चलो उसके बाद कुछ ट्रीटी है तो कुछ बातें माननी पड़ेंगी कि कल से मेरा चॉकलेट मत छूना, कल से फ्रिज में मेरी जो कोल्ड ड्रिंक रखी है उसको मत छूना। कुछ चेंजेस है। बाउंड्रीज वर सेटअप टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। बाउंड्रीज बना दी कि भाई जितना जिसका टेरिटरी उतना रखो, उससे ज्यादा नहीं। बर्बन डायनेस्टी अगेन पावर में आ जाती है। बर्बन डायनेस्टी भाई जिससे कि आपका लुइस 16 बिलोंग करता था। टेरिटरीज अब डिवाइड हो जाती हैं। फ्रांस ने जितना भी चीजें नेपोलियन ने घेरी थी भैया वो सब कुछ वापस सबको देना पड़ता है। क्योंकि अरे क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे यूरोप में राज करना चाहता था, नॉट जस्ट फ्रांस। फ्रांस के आसपास एरिया घेरा था, घेर कंट्रोल करते जा रहा था, उसको हरा दिया तो तुम्हारे देश को वापस मिल गई। मान लो कि तुम्हारा कोई स्कूल में एक बहुत ही बच्चा है नोटी सा, अब वो लोगों की कुछ ना कुछ रोज रोज चीजें ले लेता है। लोगों को पता ही नहीं कि कौन हमारी चीजें ले रहा है और एकदम से भंडार मिल जाए कि अरे ये कहाँ से प्रकट हो गए, तो सारे लोग अपनी अपनी जो भी चीजें ली होंगी वापस लेने लगेंगे ना उससे। सेम चीज। तो फ्रांस के जितने भी चीजें यहाँ पर उसने ली थी वो वापस कर दी, लेकिन एक एक्सेप्शन था यहाँ पर। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट नेपोलियन ने बनाया था उसको कुछ ने छुआ ही नहीं, वो एज इट इज ही रहा। क्या ये भूल गए? क्या होगा इसका? मैम ये ऐसा क्यों किया? हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, राइट। चलो अब हम देखते हैं आगे। फिर हम देखते हैं कि अब पूरी कहानी हमने देखी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इतना सब कुछ नेपोलियन बोनापार्टे ने ठीक किया। अब आ जाएंगे कंजर्वेटिज्म, यानी कि बोर्बन डायनेस्टी के राजा महाराजा आ गए वापस। वो अब कुछ बैलेंस बना के चलाएंगे, ज्यादा बोलने भी नहीं देंगे लेकिन कम भी नहीं बोलने देंगे। थोड़ी बहुत हमारी आवाज सुनेंगे, है ना, हमसे बातें बातें कर लिया करेंगे, महीने महीने में मिल लिया करेंगे, रोज नहीं मिलेंगे तो। लेकिन रेवोल्यूशनरी अभी भी शांत नहीं बैठने वाले थे। बट रेवोल्यूशनरी को इतना पता था कि अब जो है दोबारा से बोर्बन डायनेस्टी पावर में आ गई है, तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग चिल्ला चिल्ला के जो है अपनी आजादी मांगने लगे, क्योंकि भाई दोबारा से बैटल हो जाएगी, दोबारा से सारी आर्मी इकट्ठी हो जाएंगे, हमारा तो कुछ यहाँ पर बोलने के लिए ही नहीं बचेगा, हमें तो फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर
आप लोगों को कुछ रेवोल्यूशनरीज देखने हैं जो यूरोप में उसका यूनिफिकेशन करने में अलग अलग स्टेट के काम आने वाला है, एंड दैट इज नन अदर देन जुसेपे मजेने। जुसेपे मजेने जो थे ये आपको पैदा हुए थे 1807 में, जिनोवा 1807 में। हम तब तक तो पता नहीं हम कहाँ ही होंगे, हमारा तो कोई नामो निशान में भी नहीं होगा, है ना। एज अ यंग मैन ऑफ ओनली 24 ईयर्स ऑफ एज, ये जस्ट 24 ईयर्स के थे, ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल, इनको देश निकाला दे दिया गया था क्योंकि ये रेवोल्यूशन चाहते थे अपने, जहां पर ये रहते थे वहां पर जो भी राजा करता था इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बेसिकली राजा गुस्सा, इसको देश से बाहर निकाल दो, इसको काला पानी जेल भेज दो, इसको अंडमान निकोबार भेज दो, इसको बहुत दूर भेज दो। तो इनको बहुत दूर भेज दिया जाता है। बट ही फाउंडेड टू सोसाइटी, इसको पता चल गया था कि अगर मैं शोर मचा मचा के आजादी मांगूंगा तो मुझे कोई आजादी नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर मैं सीक्रेटली नीचे ही नीचे लोगों के दिमाग में भरो कि भाई आजादी कैसे दिखती है और आजादी कैसे मिलेगी तो मजा आएगा, तो उन्होंने बनाई सीक्रेट सोसाइटीज। ही मेड टू सोसाइटीज एंड दैट वाज यंग इटली इन मासाई एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो ये दो क्या है, सीक्रेटली लोगों से मिल मिल के, लोगों से बात कर करके उनको मोटिवेट करेंगे, उनको नॉलेज देंगे, उनको एनलाइटन करेंगे और लोगों को फ्रीडम के लिए और ज्यादा मोटिवेट करेंगे। इनकी आइडियोलॉजी एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बोला देखो भगवान है ना, जो गॉड है ना, जो क्रिएटेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, जो भी हमारा नेशन है उसके साथ हम पैदा होते हैं। आपने देखा है कभी, मतलब इतने पुराने जमाने में इन्होंने ये बात कही थी, वी ऑल से कि हम इंडियन है, वी आर ऑल इंडियंस एंड देन वी हैव गूज़बम्प्स, देयर इज नेशनल एंथम प्लेइंग, देयर इज भारत माता की जय, तो हमें कितना प्राउड फील होता है। सेम मजे ने भी यही बात कही थी, मजे मजे में कह दी थी क्या, कि देखो भगवान ने हमें एक देश में पैदा किया, उस देश में बोले जाने वाली लैंग्वेज, वहां का खाने वाला छोले भटूरा, समोसा, सब कुछ तो हमारा होना चाहिए ना, वहां पे बोलने जाने वाला नेशनल एंथम भी तो हमारा होना चाहिए। एंड सेम चीज उन्होंने बोला, इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। इटली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इतना बड़ा इटली में ना 7-8 जगहों में वो बटा हुआ था और अलग अलग दूर दूर से, स्पेन से, कहीं से, हॉलैंड से कोई कोई राजा आया हुआ था, वहां पर राज कर रहा था। तो इटली के लोग कह रहे तुम क्यों आए यहाँ पर, हमने ये जगह जीती हुई है तुम सारे, ये कौन सा लॉजिक होता है, हमारे साथ तो खुद हो रखा है ना, ब्रिटिशर्स आगे रहने लग गए थे, हम तो उनको अतिथि देवो भवा कहते थे। बट एनीवेज, एंड यूनिफिकेशन ये चाहते थे और वो लिबर्टी के बेसिस पर होना चाहिए। फॉलोइंग बिजनेस थॉट मेनी सीक्रेट सोसाइटीज वर एक्चुअली सेट इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। धीरे धीरे मजेने का आइडिया सबको इतना अच्छा लगा, वो भी सीक्रेटली, कि सब लोग अब अपनी अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लग जाता है और एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए रात को 2-2 बजे मीटिंग्स कर रहा है और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता था। तो जब इतनी सारे लोगों को मोटिवेट कर दिया, सबके अंदर एक मोटिवेशन आ गई है, तो वो सब पढ़ने बैठ जाएंगे ना। मोटिवेशन इज इक्वल टू पढ़ाई नहीं, मोटिवेशन इज ऑल्सो इज इक्वल टू रेवोल्यूशन। अब होते हैं पूरे के पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन। सबसे पहले कहां से शुरू होता है, अब थोड़ा सा सुन लेना। रेवोल्यूशन का रीजन क्या था, कि लोगों को लिबरलिज्म और नेशनलिज्म प्लस करके चले थे। लिबरलिज्म की भैया हमें आजादी चाहिए, है ना, हमारे पास अभी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज भी आ गए और हम किसके खिलाफ रेवोल्यूशन करें, जो भी हमारा तुम्हारा कंजर्वेटिव रजाइम आया है जिसमें बोर्बन डायनेस्टी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी किंग है, वो भी नहीं चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए, हमें हटाना उनको। तो फर्स्ट स्टार्टेड इन दी फर्स्ट अपहीवल, यानी कि फर्स्ट थिंग दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वाज फ्रांस अगेन। फ्रांस से फिर से दोबारा से शुरू होती है एंड दे एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और लुई फिलिपे इसका हेड बनाया जाता है। पीपल वर एक्चुअली ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी पूरे फ्रांस में, जुलाई का टाइम आ चुका था एंड पीपल वांटेड चेंज, सो दे वर एक्चुअली फाइटिंग। फिर आता है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। बेल्जियम भी अलग हो जाता है, बेल्जियम बोलता है कि ब्रुसेल्स बोलता है जो किसी की कैपिटल है, तो यहाँ पर ब्रुसेल्स बोलता है कि सॉरी, बेल्जियम बोलता है यहाँ पर कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है ना, और मैं तो भाग रहा हूँ, मुझे आजादी दे दो, जितना भी राजा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का रहता है, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे आजादी दे दो। देन कम्स ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक मतलब कि आज का जो ग्रीस है, अगर आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ग्रीक वॉज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। यहाँ पर बहुत सारे पोइट्स, आर्टिस्ट और अदर पीपल एक्चुअली सपोर्टेड द कॉज। एक्चुअल में ये था पूरा का पूरा, जो ग्रीस के लोग थे ना, ऑथेंटिक जो लोग थे, वो नहीं रह रहे थे उतना ज्यादा जितना बाकी एम्पायर्स के लोग वहां पर रह रहे थे ना। ग्रीस के जो लोग थे उनको भी फ्रीडम चाहिए थे कि अरे कौन सी भाषा बोलने वाले लोग आके, इनको हटाओ, हमें हमारी आजादी दो। सो इनको आजादी दिलाने में इनके पोइट, आर्टिस्ट और जो भी बहुत सारे लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया।
एक्चुअली में ग्रीस को ना क्रैडल कहा जाता है ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। जब भी हम यूरोप की बात करते हैं तो ग्रीस को कहा जाता है कि इसने सबको एजुकेशन दिया है, इसने पूरे के पूरे स्टेट में सारे लोगों को दिया है, यहीं पर ही क्रिश्चियनिटी का पूरा आया था, सब कुछ यहीं पर हुआ है। तो बेसिकली कहा जाता है क्रैडल। ये रिमेंबर करने वाली बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह को क्रैडल कहा जाता है। फिर आती है यहाँ पर एक ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब आप समझ गए, दो लोग बैठेंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, एक फैक्टर होगा, एक जीत हो जाएगी। एंड जब ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन मिला, यानी कि आप भी भाई बन जाओ, सब अपना अपना नेशन बना रहे, आप भी बना लो अपना नेशन। तो ऐसे में ग्रीस को जब आजादी मिली तो वो भी एक ट्रीटी के साथ मिली। सो दैट ट्रीटी वाज व्हाट, जल्दी से बताओ, आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई, और इसका ईयर भी आपको याद रखना है, ईयर 1832। धीरे धीरे सब लोग आजादी मांगेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी ये ट्रीटी होती है 1832 में, और फिर आपका ग्रीस भी इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो यहां पर हमने देख लिया बेल्जियम बन गया, हमने देख लिया फ्रांस में अपीवल हो रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, ग्रीस भी यहाँ पर आजाद हो जाता है। उसके बाद मेटरनिच एक स्टेटमेंट देते हैं। मेटरनिच कौन थे, याद करो, ड्यूक मेटरनिच इनका नाम था। ही वॉज होस्टिंग ट्रीटी ऑफ वेना, रिमेंबर। ये कांग्रेस जो है, ट्रीटी ऑफ वेना कांग्रेस को होस्ट कर रहे थे, एंड ही मेड अ स्टेटमेंट, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी कि इतना बड़ा नाक है फ्रांस का कि जब फ्रांस छींक देता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। कैन यू इमेजिन कि जब आपके साइड में कोई बैठा हो और आप छींक दो, तो प्रोबेबिलिटी कि कल को वो भी आपको स्नीजिंग करते हुए मिले, प्रोबेबिलिटी है ना, ही माइट कॉट अप विद दी जर्म्स एंड एवरीथिंग। नाउ द थिंग इज कि फ्रांस का ना कितना बड़ा, जो अपहीवल शुरू होता है ना वही फ्रांस से शुरू होता है, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग सो। कि फ्रांस के बाद फिर जो है भाई बेल्जियम ने भी बोला मुझे भी आजादी चाहिए, ग्रीस ने बोला मुझे भी आजादी चाहिए, अरे सबको आजादी चाहिए क्या, तो इसने बोला ये स्टेटमेंट, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। एक रोमांटिक फीलिंग लोगों के अंदर आने लगी, रोमांटिक, या रोमांटिक, अरे वो वाला रोमांटिक नहीं है, ये वो वाला रोमांटिक है जो कि देश के प्रति आने लगा था कि हाँ तुम लगे रहो। अब ग्रीस भी आजाद हो रहा है, बेल्जियम भी आजाद हो रहा है, चारों तरफ आजादी है, तो सबको लगेगा कि हम भी तो अपने देश से प्यार कर सकते हैं ना, हमारे अंदर ये फीलिंग क्यों नहीं आ रही। तो बहुत लोगों ने अपने अंदर की फीलिंग जबरदस्ती बाहर निकाली, और कैसे निकाली आइए देखते हैं। तो ये रोमांटिसिज्म का डेफिनेशन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन डेफिनेटली आ सकता है। सो रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। क्या डेफिनेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या डिस्कस करोगे, क्या डिस्क्राइब करोगे, ये रहा। चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है। रोमांटिसिज्म अ कल्चर मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiment through art, poetry, stories and music। गाना चला के, कुछ आर्ट दिखा के, भारतनाट्यम, है ना, हमें बहुत लगता है हमारे तो नेशनल एंथम चला दो वही बहुत है। एक बार नेशनल एंथम चला दो रोज डेली शाम को 5 बजे पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, हम लोग पागल हो जाएंगे, हम क्रेजी कर देंगे कुछ। ये तो देखो 4-5 चीजें कर रहा है, म्यूजिक भी बजा रहे हैं, स्टोरीज भी सुना रहे हैं। तुम्हें पता है एक राजा होता था, बड़ा बेकार होता था वो। उसके बाद दे शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, दे हैड कॉमन कल्चर, मिस्टिकल फीलिंग, सब कुछ इनका एक जैसा ही होता था। तो रोमांटिक क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। सो ये जितने भी लोग थे ये ग्लोरीफाई करते थे कि व्हाट इज एक्चुअली द रीजन, नहीं होना चाहिए, भगवान ने सबको बराबर बना के भेजा है, राजा वाजा कोई ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है, वी ऑल आर इक्वल ऑन ऑल द सेम लेवल्स, राइट। तो ये साइंस को और रीजनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। जिनमें से एक आपको ये डेफिनेटली एक आर्टिस्ट है, इनका नाम याद रखना है, इन्होंने ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, जो कॉमन पीपल है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। हर्डर ने बहुत सारी चीजें कही जिसने वहां के लोगों को शेप किया, उनके ओपिनियंस को शेप किया। केस देख लो थोड़ा सा पोलैंड का, पोलैंड में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिन्होंने वेपन ही बना लिया इस पूरा रोमांटिसिज्म को, सिंबल ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डज द केस ऑफ पोलैंड एक्सप्लेन द सिंबल ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म को जरूरी नहीं कि लड़ाई वड़ाई से, प्यार से भी समझाई जा सकती है राष्ट्रीय भावना। 18th सेंचुरी में पार्टीशन बाय ग्रेट पावर्स, रशिया, प्रशियन, ऑस्ट्रिया से ये अलग हो गए थे। यहाँ पर एक बहुत ही टैलेंटेड एक आर्टिस्ट थी, कैरोल कुरपिंस्की, सेलिब्रेटेड पॉलिश थ्रू ओपराज, यानी कि आपने ओपराज
आर मोर लाइक एक थिएटर हो, उसमें गाने बजाए जा रहे हैं, उसमें देयर इज सर्टेन वे टू सेलिब्रेट थिंग्स, इट्स जस्ट वेरी काम कंपोज्ड, ऐसा नहीं कि लड़ाई वड़ाई की बात हो रही है। और वहां पर कुछ चीजें हैं जो बताई जा रही हैं, देयर इज सम क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल स्टोरी है, ऐसे कुछ है ना, इमेजिन कर लो, याद रहेगा। लैंग्वेज इन्होंने बोला कि एक वेपन हो सकता है नेशनल रेजिस्टेंस का, जरूरी नहीं कि आप लोगों को गन ही उठानी पड़े। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रगल फॉर पॉलिश लैंग्वेज ओवर रशियन लैंग्वेज इन पोलैंड, यहाँ पर ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लैंग्वेज को स्टैब्लिश करने में। आज का जो पोलैंड है जैसा दिखता है, बहुत ही प्यारा सा है ना, वैसे पहले नहीं होता था। मेनी प्रीस्ट एंड बिशॉप वर एक्चुअली पुट इन जेल फॉर यूजिंग पॉलिश ओवर रशियन। और एक्चुअली में लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस रशिया में नहीं दी जाती थी, पॉलिश लैंग्वेज को, और लोग जब ऐसा करते थे तो उनको जेल में भी डाल दिया जाता था। कैन यू इमेजिन कि अगर मेरा हिंदी बोलने का मन है तो मेरे को भारत सरकार उठा के लेके चला जाए, इंडियन गवर्नमेंट बोले इधर आओ, हिंदी में नहीं बोल सकते हो, अभी इंग्लिश ही चलेगा और आप जेल में चलो। आप बोलोगे ये कौन सा लॉजिक है? सेम चीज पोलैंड के साथ हो रही थी, और पोलैंड ने रोमांटिक नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा फेवर करा है। उसके बाद है हमारा टॉपिक है छोटू सा, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, तो बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे थे, सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे, बहुत प्रॉब्लम थी। तो दाल में तड़का भी थोड़ा लग जाता है, दाल जल भी जाती है, फसल खराब हो जाती है, क्या होता है चलिए जानते हैं। देखो 1830s का ये जो टाइम था, 1832 में अभी आपने देखा कि कैसे ग्रीस भी इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन ये जो टाइम था काफी हार्डशिप थी लोगों के लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ पैसा। फूड प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, खाने की कमी होते जा रहे थे, तभी तो फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी, पेशेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। मोर जॉब सीकर देन एम्प्लॉयमेंट, बाप रे। पॉपुलेशन माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज, तो सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, लोग सस्ते से सस्ते पैसे में काम करने के लिए रेडी हो रखे थे। इतना टाइम आ गया कि ऑल दिस कॉजेज ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिपे वाज फोर्स्ड टू फ्ली। ये जो हमने अभी जुलाई वाला टाइम पीरियड देखा था, कि जुलाई अपहीवल जो फ्रांस में हुआ था, जिसका हेड लुई फिलिपे को बनाया गया था, अब वो भाग गया क्योंकि उससे संभल नहीं रहा था। चीजें खराब 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 होते जा रही हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, और यहाँ पर जो भी मेल्स होंगे, स्टिल मेल्स लिखा है, अबव 21 ऑफ एज, वो अब वोट्स देंगे। राइट टू वर्क मिल जाता है लोगों को। नेशनल असेंबली अब रेस्क्यू करती है और पूरे देश को संभालने के लिए आगे आती है। एक छोटा सा वीवर्स का प्राइसिंग है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर वीवर्स बहुत परेशान थे, एंड दैट इज सेल्सिया फॉर यू गाइस। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर भी ये सेम हुआ है, हमारे यहाँ पर जब हम इंडिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर भी वीवर्स बहुत ज्यादा परेशान थे, एंड वीवर्स ऑफ सेल्सिया रिवोल्टेड अगेंस्ट कॉटन कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर लो वेजेस। तो बेसिकली यहाँ पर जो वीवर्स थे वो काम जितना करते थे उनको उतना पैसा नहीं मिलता था, तो दे एक्चुअली डिमांडिंग कि उनको कंसिडर किया जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रही थी। दे वर ट्रीटेड विद थ्रेट्स विद द हेल्प ऑफ आर्मी, जब भी वो पैसे के लिए बोलते थे तो उनको गोली से डराया जाता था कि अरे तुम्हारे गोली मार देंगे, बोलो मजा आता। और इवन 11 वीवर्स वर एक्चुअली शॉट डेड, 11 वीवर्स को मार भी दिया गया था। तो ये तो बोलता है ना कि भाई हंगर है, हार्डशिप है, रिवोल्ट भी होंगे, तो ये सारी चीज है। देन कम्स रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद भी कुछ तो हाथ पल्ले लग भी नहीं रहा था, कुछ आउटकम निकल नहीं रहा था। देन कम्स द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। फिर आते हैं हम फ्रांस के केस पर। फ्रांस में दोबारा से वही फ्रांसनीसिस द रेस्ट ऑफ द यूरोप, जिसको लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। अभी एजुकेटेड मिडिल क्लास कुछ करेगी, चलो ठीक है, ये मोनार्की को बिल्कुल खत्म, अरे भाई हमें नहीं चाहिए, हमें ब्राव व्राव कुछ नहीं चाहिए। टू अचीव रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी कि वोटिंग राइट्स फॉर मेल। नहीं, अगर जो बाकी सारे नेशन थे उनको भी यही चाहिए, भाई हमें फ्रांस चाहिए तो हमें भी चाहिए, क्योंकि फ्रांस चीखता है तो हमें जुकाम चाहिए, हम क्यों मना करें। नहीं, फ्रांस चीख रहा है, हम दोबारा कोल्ड, हम चाहते हैं हमारे कोल्ड और कफ हो जाए। तो नेशनलिस्ट जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी सब अब अपनी डिमांड करेंगे कि हमारा भी नेशन स्टेट बनाओ, हमें भी एक पार्लियामेंट दो, हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन दो, और हमें भी सब कुछ फ्रीडम फ्रीडम और आजादी आजादी के नारे और जो है पूरे के पूरे पैम्पलेट्स लेके लोग सड़क पर उतर जाते हैं। फिर आ जाता है जर्मनी। जर्मनी का हम थोड़ा सा केस देख लेते हैं। हमने देखा था मिडिल क्लास पीपल केम टुगेदर और उनको चाहिए था कि हमारा एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाया जाए, जैसे फ्रांस में है भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली मार्च ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और वहां पर उन्होंने अपने डिमांड्स, अपना अपना क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ड्राफ्ट मतलब होता है बेसिकली रफ कॉपी। और अब हम अपने क्या करेंगे, हम अपने रफ कॉपी में तुम्हें ये बोल रहे हैं, ठीक है हमें राजा चाहिए लेकिन राजा हमारे हिसाब से चले। राजा बोलेगा इधर आओ, इधर आओ, ये जो तुमने लिख के भेजा ना इससे मैं नहीं मानने वाला। तो ये जो तुमने रफ कॉपी में सारा ऑफर्ड किंग टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की,
अब आप राजा है भाई, वो अपनी मनमर्जी से उठ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है। कल को तुम इसे कहना नहीं फास्ट फूड नहीं खाओगे, राजा बोलेगा तुम्हारी सुनेंगे क्या, तुम्हारी नहीं सुनेंगे। सेम जब इन्होंने वो ड्राफ्ट बना के भेजा कि हमारा देश जर्मनी ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पर थे किंग, और किंग का नाम था फ्राइड राइस। फ्राइड राइस कह सकते हैं, हाँ जी हम इन्हें फ्राइड राइस बोलेंगे। फ्राइड राइस विलियम फोर्थ, ठीक है। फ्राइड राइस बोलता है कि मुझे मैगी खानी है, मैं हूं राजा, तुम मुझे कैसे जबरदस्ती मोमोज खिला सकते हो, और मैं अब जा रहा हूं अपने दूसरे दोस्तों से दोस्ती करने। और उसने बाकी सारे जो मोनार्क्स थे दूसरे देशों में उनसे दोस्ती कर ली कि तुम मुझे जबरदस्ती नहीं खिला सकते कुछ भी, अब मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ और उनके साथ खाने जाऊंगा, तुम्हें मुझे धोखा देना है, तुम मुझे धोखा दे सकते हो। द पार्लियामेंट कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट द मिडिल क्लास सपोर्ट। पार्लियामेंट ने जब देखा मिडिल क्लास बेचारे पीछे हट गए, क्या ही करे। But in the end, the troops were called in and assembly was forced to disband. Again, Raja was more powerful. He could do anything he wanted. दोबारा से हमारे लोगों को वापस भेज दिया गया। विमेन्स पार्टिसिपेशन में देख लो थोड़ा सा, हमारी विमेन्स के बारे में भी कुछ आया है। विमेन्स ने अपनी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, अपने न्यूज़पेपर्स बनाए, अपनी मीटिंग्स करी, अपने डेमोन्स्ट्रेशन करे, बट फिर भी कुछ हाथ पल्ले लगा ही नहीं। देन कम्स मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी में तो आपको पता ही है ना, अभी मांग रहे थे फिर से आ गया जर्मनी। जर्मनी कैसे बना भाई, आइए देखते हैं। देखो नेशनलिस्ट फीलिंग्स अब बहुत ज्यादा फैलाई, सीक्रेट सोसाइटी थोड़ा बहुत काम करेंगे जो हमारे चैप्टर में नहीं दिया कर रही थी। 1848 जर्मन अटेम्प्ट टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट। राजा बोलेगा अच्छा बेटा ऐसे। बहुत सारे मोनार्की, मिलिट्री और जंकर्स ने रिप्रेस्ड किया कि ये सब ना हो। रिप्रेस्ड बाय मोनार्की प्लस मिलिट्री प्लस जंकर, जिनके पास जमीन होती थी। जमीन वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनसे जमीन छीन ली जाए, सो दे नेवर वांटेड टू हैव कॉमन पीपल द पावर दे डिजर्व। मेरे पास 100,000 करोड़ रुपए हैं, 1000 करोड़, वाओ, विच मीन 1000 करोड़ रुपीज, और कल को मुझे आके बोला 999 दे दो, सॉरी 999 दे दो, मैं मौत को छू के टक से वापस आना पड़ेगा मुझे, मेरे पास 1 करोड़ बचेंगे क्या, शिट। लेकिन 1 करोड़ काफी है मेरे लिए, 999 जो हमारे करोड़ है वो लोगों को दो। मुझे लगेगा ओ शिट, मुझे तो सरकार के साथ मिलना पड़ेगा, सरकार में तुम्हारे साथ हो, ये जो हो रहा है सरकार ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक जिम्मेदारी जो है लेंगे, उनका नाम है ये, इन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, इनको बहुत बच्चे बर्बन बिस्किट से भी याद रखते हैं, क्योंकि बिस्मार्क ऑटोमन बिस्किट, ठीक है, नहीं आप इसका नाम याद रख सकते हो। ओवीबी यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी है, अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो ओवीबी। ओवीबी कहता है कि देखो मैं करने वाला हूं कुछ तो गड़बड़, और इन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी जो थी उनकी हेल्प ली, बहुत ज्यादा तिगड़म बिठाई, ब्रेन वॉश किया लोगों का, और उनको बोला कि देखो अगर तुम मेरी मदद करोगे तो जितनी भी धन दौलत संपत्ति मेरे हाथ लगेगी उसमें से मैं तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगा। तो तुम भी बोलोगे हाँ चलो चलो, है ना, आप अपने दोस्त के साथ चले जाते हो जस्ट बिकॉज वो तुमको एक मैगी खिला देगा फ्री की, जस्ट बिकॉज तुम थोड़े मोमोज खा लोगे उसके साथ, और तुम घंटों घंटों अपने दोस्त के साथ बिता देते हो जस्ट टू एंजॉय, राइट, जस्ट टू बी देयर फॉर हिम और हर। तो ये सेम इसने किया। 7 years he fought with Austria, Denmark and France। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोनार्क थे ना, दूसरे मोनार्कों से हेल्प ले रहे थे ना। 7 years तक कॉन्टिन्यूसली ऑटोमन बिस्मार्क ने हेल्प करी, और प्रशिया यानी कि जो आने वाला आपका क्या बनेगा, आने वाला कौन बनेगा, उसको फाइनली विक्ट्री मिलती है। एंड दैट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ सेरेमनी, जहां पर अब आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। देखो जनवरी 1871 द प्रशियन किंग केसर विलियम वन, वो वाला ये जो है केसर का मतलब क्वीन, वो वाला केसर नहीं जो हलवे में डलता है, ठीक है, इसका मतलब होता है किंग। He was a king. King William I was proclaimed as the German emperor in the ceremony of Versailles. The new state with Prussian dominance, modernized currency, banking, legal systems in Germany. अब आपको जर्मनी बनते हुए नजर आ गया। लेकिन इटली की बात करेंगे क्या, इटली का वो रेवोल्यूशनरी जिसने दुनिया पलट दी, वो भी कर पाएगा क्या अपने देश का यूनिफिकेशन। मिड 19th सेंचुरी आ गया है, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 7 स्टेट में सार्डिनिया, पेडमोंट, रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली स्टेट। समझ रहे हो, सिर्फ ये वाला, यहाँ पर इटालियन लोग हैं। इधर देखो स्पेन का राजा है,
इधर देखो पोप है, इधर देखो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग है। हाँ, 7 में से कुछ ही जगहों पर सिर्फ इटली का राजा था, बाकी सब और कोई घेर के बैठा उसका एरिया। अब इटली का राजा भी कुछ करेगा क्या? देयर वर मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन दी इटालियन लैंग्वेज। इटालियन लैंग्वेज को आप हिंदी में आप बोल रहे हो, हिंदी हम नहीं आता है, हिंदी हमारा भाषा है, ऐसे बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना। सेम इटालियन लैंग्वेज का इतना ज्यादा वेरिएशन होता था कि ऐसे सर पकड़, क्या बोल रहा है भाई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हमारे कहानी में कौन आएंगे दोबारा से? जुसेपे मेज़ेना। ये क्या करेंगे आपको पता है, इन्होंने जो है आपका बनाया था यंग इटली, हम कर चुके हैं। ट्राई टू पुट इटली टुगेदर बोथ इन 1831 एंड 1848, बट बार बार फेल हो रहे थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आफ्टर हिज फेलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन विक्टर इमानुएल सेकंड। विक्टर इमानुएल सेकंड जो है उनके चीफ मिनिस्टर थे केवियर, और केवियर लेड द मूवमेंट फ्रॉम सार्डिनिया पेडमोंट एंड दे एक्चुअली डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। इन्होंने ऑस्ट्रिया की फोर्सेस जो थी, जो कि इन्होंने हराया, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रही है, और वहीं से इटली का अब जो है नेशन बनने का। एक को भगा दिया, ऑस्ट्रिया भगो यहां से, तो ऑस्ट्रिया को भगाया, फिर उनको बहुत ज्यादा हेल्प करी एक और इंसान ने, दैट इज रिटन ऑन योर स्क्रीन एंड दैट इज जुसेपे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्दी बोलते हैं बहुत सारा लोग इसको प्रोनाउंसिएशन, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि किसने क्या किया। सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पेजेंट्स ऑफ द टू सेलेसीज इन ऑर्डर टू ड्राइव ऑफ द स्पेनिश रूलर। किधर है स्पेनिश? किधर है भाई स्पेनिश? दिख रहा है कहीं पर स्पेनिश लोग सदर्न रीजन में। बर्बन किंग ऑफ स्पेन, बर्बन डायनेस्टी का बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा दुनिया था अलग से, दे हैड देयर ओन मून इतनी बड़ी इनकी दुनिया थी। इन्होंने क्या किया? पेजेंट से सपोर्ट लिया, स्पेनिश को भगा दिया। स्पेनिश को कैसे भगाएंगे? अरे पेजेंट परेशान था ना, पैसे नहीं देना पड़, उसको कमा के पैसा सरकार को देना पड़ रहा था। स्पेनिश लोगों को भाषा भी नहीं समझ में आती थी, है ना। हमें ब्रिटिश और सिंकिंग अंग्रेजी नहीं समझ में आती थी, क्या बोलते थे हमारे जमाने। अब तो हमें समझ में आ गई क्योंकि अंग्रेजी छोड़ गए, हम इस पढ़ नहीं पड़ती, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर हेल्पली पेजेंट्स ने बहुत मदद करी और बड़ा मजा ही मजा आया। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज फाइनली प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में फाइनली क्या हो गया? इटली भी यूनिफाई हो गया। थैंक गॉड, मजा ही आ गया, है ना। थैंक गॉड, अब तो कुछ नहीं होगा ना मैम। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ कुछ अलग ही चीज हो रही थी। इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है बेसिकली, बाकी तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहे। ब्रिटेन में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे। एथनिसिटी मतलब बोलने, रहने, खाने पीने, कपड़े पहनने का अलग अलग तरीका था। इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश। द फोर्स ऑफ पावर वाज द इंग्लिश पार्लियामेंट, लेकिन जो जिसके पास पावर थी दैट वाज इंग्लिश पार्लियामेंट। ना इंग्लिश पार्लियामेंट अपनी डोमेन्स दिखाएगी। द एक्ट ऑफ यूनियन होगा यहाँ पर, जैसे ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई, ये सब हुआ ना, वैसे ही यहाँ पर एक्ट ऑफ यूनियन होगा। ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली यू रिमेंबर 1832 में हो, वैसे ही यहाँ पर होगा द एक्ट ऑफ यूनियन। रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पार्लियामेंट डोमिनेट करता था बाय इंग्लिश पीपल, ठीक है। स्कॉटिश हाईलैंड को सप्रेस किया, यानी कि जो स्कॉटिश पीपल आपको दिख रहे हैं, इनकी आवाज कुछ में नहीं सुनी, इनको दबा दिया। पैसा बहुत होता था, पैसा होता था तो चुप हो जाते थे। पीपल वर एक्चुअली नॉट अलाउड टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। अगर आपको पता चल गया अरे हिंदी बोल रहा है, उठा के भी फाइन डाल देंगे 1000 रुपए का। वर नॉट अलाउड टू वियर इवन देयर नेशनल ड्रेस, लोगों को यहाँ पर उनके नेशनल ड्रेस भी पहना अलाउड नहीं था। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में लोग ही दो अलग अलग क्रिश्चियनिटी में डिवाइडेड थे। कैथोलिक्स जो मेजोरिटी में थे, प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे। अब ये आइडियोलॉजी है बेसिकली, हमें कैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स याद रहेंगे। अब ना जैसे मान लो कि एक कम्युनिटी जो बहुत ज्यादा रिजिड है अपने रिलीजन को लेके, एंड देयर इज वन कम्युनिटी हु इज ओपन अबाउट द रिलीजन, दे आर लाइक हाँ ठीक है जो हमें सही लगेगा वो मानेंगे। लेकिन एक कम्युनिटी जो हम नहीं, जो भगवान है वही सब कुछ है, राइट। तो यहाँ पर सेम हो रहा था। जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे, इंग्लिश लोगों ने इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स जो कि अगेन माइनॉरिटी में थे, जिनको अपना डोमिनेंस बनाने को मिल जाए। कैथोलिक्स ने रिवोल्ट करा, रिवोल्ट वॉल्फ टोन ने किया था, फेल हो गया, एंड जब वो फेल हो गया तो आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में ही रख लिया, ठीक है। तो दैट वाज हैपनिंग इन 1801। सो बेसिकली इन लोगों ने फायदा उठाया सबका, और पैसे से सबकी और पावर से सबकी आवाज बदल। फिर आता है ब्रिटिश। ब्रिटिश कैसे ब्रिटिश बनता है? डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज इज देयर, इनका अपना ब्रिटिश फ्लैग होता है, यूनियन जैक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, वाह। लैंग्वेज इंग्लिश, एज यू कैन सी डोमिनेट इंग्लिश कल्चर। फिर हमारा लास्ट सेक्शन है विजुअलाइजिंग द नेशन। लोग आप नेशन को कैसे देख रहे थे? एलेग्री से। नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एलेग्री? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी हमारे बोर्ड का PYQ है,
सो अभी PYQ में ही आएगा ना. सो दिस इज द रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ओनली कि एलेग्री का हमें बता दो और एग्जाम्पल भी दे दो. तो एलेग्री मतलब होता है कि देश प्रेम, है ना, जिससे आप अपना एक कनेक्शन बना सको. सो एलेग्री इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. एलेग्री इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, कि हमारी भारत माता की जय. सो दैट इज अ एलेग्री. फीमेल फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है 18 और 19 सेंचुरी में. जो हमने चैप्टर शुरू किया था तो वी स्टडीड अबाउट फादरलैंड. नाउ दे आर टर्निंग टुवर्ड्स दी मोर फेमिनिन एंड मोर मैटरनिटी वाला साइड पे दे आर टर्निंग. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशनरी फीमेल एलेग्री को पोर्ट्रे करते थे, जो लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करेगी. एंड यहाँ पर आपको दिखेंगी मेरी एने. मेरी एने वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिंग फ्रांस. और ये पूरा का पूरा एक नेशन को पर्सोनिफाई कर रही थी कि नेशन कैसा होना चाहिए, कि जो लोगों का आइडियाज होगा वही देश के लिए सब कुछ होगा. इसका एक रेड कैप, ट्राई कलर, इसने कॉकेट पहना होगा. ये इसमें जो है सब लोगों को एक नेशनल यूनिटी का सिंबल देखने को मिलेगा. सारे के सारे कॉइन, स्टैम्प, सब कुछ जो है पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे. देन कम्स जर्मेनिया. जर्मेनिया जर्मनी की थी एंड शी वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बाय द लिबरल्स. और पहली बार इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ द जर्मनी, ऑब्वियसली फ्रैंकफर्ट इज इन जर्मनी, सो दैट इज हाउ इट इज देयर पार्लियामेंट, राइट. और आप देख सकते हो ये भी हमारा एक जर्मनी गार्डिंग द रहाइन लॉरेंस क्लेजन, इन्होंने ये सारी चीजें, पेंटिंग वगैरह ये बनाई है सारी चीजें. कुछ चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर से याद रखनी है. ब्रोकन चेन मतलब बीइंग फ्रेड. ब्रोकन चेन मतलब हथकड़ी टूट जाए तो आप फ्री हो. ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल मतलब कि आपने देखा है वो जो तलवार ऐसे ऐसे लड़ते हैं और उनके पूरे एक पूरा स्टील का पहना होता है ताकि उनको चीर वार ना कर दे कोई, है ना. तो वो क्या है, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है. क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म को दिखाता है. स्वॉर्ड यानी कि हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं. ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड यानी कि वी आर विलिंग टू आल्सो मेक पीस. ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर ये फ्लैग. और राइजिंग जो है, रेज ऑफ राइजिंग सन मतलब देयर इज अ न्यू एरा. हर जीत के बाद, हर हार के बाद एक जीत है. देन कम्स नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. अब नेशनलिज्म से हटके लोग और ज्यादा बदतमीजी करने लगेंगे और वो होगा इंपीरियलिज्म. देखो अब नेशनलिज्म तो नहीं बचेगा, लेकिन अब लोग अपना जो सोच है, अपनी जो लालच है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. बहुत सारे नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर. जो भी राष्ट्रवादी थे ना, अब राष्ट्रवाद तो वो बन गए, लेकिन जैसे पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी है ना, जस्ट लाइक दैट. पता नहीं क्यों है, बट है. कुछ किया है, हाँ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है. रिलीजियस डिफरेंसेस है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं. अरे भाई एक्सेप्ट, be educated enough to understand that everybody is different, everybody have different opinions, and that's okay. ठीक है. लेकिन आज में देखो भाई ये पूरा खर्चा हो रहा है. मेजर यूरोपियन पावर्स अब एक जगह थी, उसको हड़पना चाहते थे अपनी ज्यादा ज्यादा पावर दिखाने. लेकिन क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर वो पावर दिखाने वाला जानवर मरा ही नहीं था. और फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट ओवर द बल्कन एरिया. जो हमने ग्रीस वाला, जो ऑटोमन एम्पायर, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, तो आपको थोड़ा सा भी याद है तो ग्रीस एक ऐसा एरिया था जहां पर बहुत सारे रीजनल और जियोग्राफिकल एथनिक कॉम्पोजिशन थे, जो कि आपस में बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा था, जिसमें मॉडर्न डे का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मेसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, पता नहीं कौन कौन से, सर्बिया, परबिया, कौन कौन से देश आते हैं, विच बिकम्स अ ह्यूज एरिया. इसको कैप्चर करना चाहते थे सब लोग, क्योंकि यहाँ पर जो राजा होता था, दैट वाज कॉल्ड एज खलीफा. यहाँ पर एक सीट होती थी, उसको जीतने के लिए दैट वाज कॉल्ड एज खलीफा. उस खलीफा पर बैठने के लिए लोगों की लड़ाई हो रही थी, क्योंकि यहाँ का राजा हो रहा था वीक. अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये जो पूरा बल्कन एरिया था, बल्कान जो था, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड एंड मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. अब यहाँ पर अलग अलग लोग रह रहे थे, अलग अलग डिमांड्स हो रही, तो ये बहुत ज्यादा ना गर्म बन गया था. गर्म इन द सेंस हीटेड हो गया था कि अब यहाँ पर होने वाले बहुत सारे डिस्प्यूट. वन बाय वन हर एक यूरोपियन सब्जेक्ट चाहते थे कि जैसे ये टूटे हमारे पास आ जाए, ज्यादा जमीन तो ज्यादा पावर. और ये भरपूर था रिसोर्सेज से. ये जगह में बहुत सारे ऑयल फील्ड्स, बहुत सारे कोल फील्ड्स, भर भर के पैसा, करोड़ों बना सकता था. और सब लोग इसके इंडिपेंडेंस के लिए आजादी चाहते थे. और आजादी के लिए होगा एक दूसरे से जेलेसी. एक दूसरे से जेलेसी मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से ज्यादा चाहिए टेरिटरी, ज्यादा पैसा चाहिए. और जब जेवलरी होगी तो दो तीन बिग यूरोपियन पावर्स. बिग यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ओवर ट्रेड कॉलोनीज एंड सम मिलिट्री माइट. अब सब लोग पावर, रशिया कह रहा है मैं, जर्मनी कह रहा है नहीं नहीं मैं, इंग्लैंड कह रहा है कि नहीं नहीं मैं. और अब इनके बीच में इतनी ज्यादा चीजें बिगड़ जाएंगी कि इवन देयर विल बी फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, देयर विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर.
हमारे चैप्टर में आ रहा है? थैंकफुली नहीं। भगवान जी शुक्रिया, हे ऊपर वाले, अब हमारे को उतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा सा कंक्लूजन है, देख लो। नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म लेड टू डिजास्टर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है, 4 साल चलता है। उसके बाद कॉलोनाइज नेशन बिकम टू ओपोज इंपीरियल डोमिनेशन। अब जितने भी लोग जो कॉलोनीज बने हुए थे, जैसे कि हम हमारे ऊपर जो कोई बाहर से आके लोग राज करते, अब हमें भी इंपीरियलिज्म हटाना था अपने देश से। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स चलने लगते हैं पूरी दुनिया में। नेशन स्टेट अब हर किसी को चाहिए, नॉट जस्ट यूरोप। एंड नाउ विल बी done with this chapter. So this was all about this chapter. I hope you enjoyed this whole story. कुछ भी नहीं बचा है जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से हमने छोड़ा। हमने ये चैप्टर इतना डिटेल में करा है कि क्या ही कहें। नाउ ये कहानी कैसे इंडिया से रिलेट करेंगे अगले क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।